गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर अ पॉइंट चार्ज, इसको देखा था। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या चीज़ होती है, उनको देखने के बाद हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो आज फिर वहीं से क्लास कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एज वेल एज जो रिप्रेजेंटेशन था वो तो आपको याद ही है, नहीं याद हो तो एक बार रिकैप कर लेना कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, बच्चों में नाम से बता रही हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसी लाइंस जो फोर्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती हैं। और किसका फोर्स? किसी भी सोर्स चार्ज का किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर लगाने वाला फोर्स। तो अगर कोई सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो लाइंस आउटवर्ड बनाई जाएंगी, क्योंकि इसका फोर्स इसके लिए रिपल्सिव है, ये धक्का दे रहा है यहाँ से। तो आउटवर्ड मींस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनाते हैं? आउटवर्ड। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है तो लाइंस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, लाइंस किधर बनेंगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इन्हीं बातों पे हमने बात करी थी। तो एक बार और इसको देख लो कि पॉजिटिव चार्ज लाइंस हमेशा हम आउटवर्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि टेस्ट चार्ज जो कि हमेशा पॉजिटिव है, वो अगर इस पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा, कहीं से भी आएगा, किसी डायरेक्शन से आएगा, तो वो टेस्ट चार्ज हमेशा इससे क्या पाएगा? रिपल्शन। तो these lines are outward for a positive source charge. अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इससे लाइंस हम इनवर्ड ही बनाते हैं। इनवर्ड का रीजन सिंपल है कि टेस्ट चार्ज अगर किसी भी डायरेक्शन से आएगा तो वो हमेशा इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, हमेशा इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नेगेटिव में लाइंस इनवर्ड, पॉजिटिव में लाइंस आउटवर्ड। ठीक है, और these imaginary lines around the charge are called as इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इनको शॉर्ट में हम ELF कहते थे। ठीक है, तो समझो जरा कॉन्सेप्ट को और आगे ले चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म में। तो क्योंकि हमने दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली थी, इसलिए थोड़ा सा उसका रिकैप बनता है, क्योंकि वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक इस्तेमाल में लेते हैं। तो हेडिंग जो चल रही थी फिर से लिख देते हैं। हेडिंग है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ELF, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अपना माइक ऑफ रखें बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ELF। पहली कैरेक्टरिस्टिक, जो चार्ज है, बड़ा हो चाहे छोटा चार्ज हो, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसके अराउंड लाइंस तो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड और नंबर ऑफ ELF है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी किसी भी चार्ज से अगर हमने ज्यादा लाइंस बना दी हैं तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कहेंगे कि ज्यादा है, और किसी चार्ज से हमने कम लाइंस बनाई हैं तो कह देंगे इसका मैग्नीट्यूड कम। इतना सिंपल है। ठीक है, तो अगर ये Q1 है और ये Q2 है तो हमें दिख रहा है कि Q1 का मैग्नीट्यूड कम है, Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये थी पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पिछली क्लास में देखी थी। फिर इसका हमने तुम्हें लिटरल मीनिंग समझा दिया था सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में। याद रखो बच्चों, पॉजिटिव जो ELF है, ELF always emerge from positive charge and converge into the negative charge। ठीक है, पर इससे कभी कभी बच्चे मिसकॉन्सेप्ट ड्रॉ कर लेते हैं कि उनको लगता है कि जितनी लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी उतनी लाइंस नेगेटिव में समाएंगी। तो ऐसा तभी होगा जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का बच्चों मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो जितनी लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं
उतनी ही लाइंस नेगेटिव में जाएंगी। ठीक, तब जब वैल्यू सेम, व्हेन Q1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q2 का मैग्नीट्यूड, ये प्लस है ये माइनस, लेकिन वैल्यू सेम है, तो नंबर ऑफ ELF emerging equal to number of ELF converging। तब ऐसा होगा, पक्का ऐसा होगा, कब? जब चार्ज इक्वल। लेकिन अगर ऐसा है, बट इफ ऐसा हुआ कि Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं, जिसका मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाया था कि सपोज करो Q1 की वैल्यू ज्यादा है, Q2 से वैल्यू ज्यादा है, तो Q1 से लाइन ज्यादा निकलेंगी, Q2 लाइंस कम जाएंगी। तो जैसे, और नंबर ऑफ लाइंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट हमेशा याद रखेंगे। दिस इज Q1 पॉजिटिव, दिस इज Q2, दिस इज नेगेटिव। तो हमने तुम्हें लाइंस कुछ गिन के दिखा दी थी कि इससे इसमें जा रही हैं सिर्फ 6 लाइंस। ठीक, 1 2 3 4 5 6 लाइंस जा रही हैं Q1, लेकिन Q1 से निकल कितने नहीं? 12, 7 8 9 10 11 12। कहाँ जा रही है सर? इनफाइनाइट पे चली जाएगी। अगर इसमें कन्वर्ज नहीं हुई तो कहाँ जा रही है? इनफाइनाइट जा रही है। तो काउंटिंग कर लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो Q1 इज प्रोपोर्शनल टू 12 ELF। Q2 से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो Q2 प्रोपोर्शनल टू 6 ELF। तो Q1 अपॉन Q2 का रेशियो कितना हो गया? 12/6, यानी 2:1। सिंपल, आप लाइंस पे ऐसे काउंट करके चार्ज का रेशियो भी बता सकते हैं। जितनी ज्यादा लाइंस उतना ज्यादा चार्ज, ऐसा रहता है। ठीक है, ये हमने लास्ट में पे समझ लिया था। इतनी हम दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ELF, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से ELF निकलती है, नेगेटिव चार्ज में समाती है। ठीक है, पॉजिटिव से इमर्ज होती है और नेगेटिव में कन्वर्ज होती है। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं किया था वो ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, उसके बाद तीसरे चौथे पॉइंट को समझना शुरू करते हैं और आराम आराम से। ठीक है, तो पहला पॉइंट इज नॉट अ बिग डील, सिंपल है। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखो बच्चों, ELF give the direction of electric field at a given point। ठीक है, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है? डायरेक्शन बताती है। कैसे बताती है? A tangent drawn gives, बोलो, ये
क्या चीज? क्या हुआ बेटा, आवाज कट रही है, बोलो क्या कह रही है? क्या बोली नहीं, आवाज ही नहीं आ रही, यस नो किस बात पे? हाँ, लाइंस, हम आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, लाइंस क्या होंगी समझी नहीं मैं, किस बात का यस नो? आवाज ही नहीं साफ आ रही तुम्हारी, व्हाट्सअप करो हमको। क्वेश्चन व्हाट्सअप करो, क्या कह रही हो? लाइंस पॉजिटिव निकल रही, नेगेटिव समाती हैं, यस इट इज ट्रू। क्या कह रही हो बताओ? नेटवर्क प्रॉब्लम, तो आवाज गुनगुना रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है, तो हमको व्हाट्सअप कर दो, तुम्हें बता देंगे। अभी कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइंस कभी कट नहीं करती एक दूसरे को, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो अगली कैरेक्टरिस्टिक है। कहीं यहाँ तुम्हें ऐसा तो नहीं दिख रहा ये कट होता दिख रहा, पेन ऐसे चल गया, लाइंस कभी कट नहीं करती, वो अगली कैरेक्टरिस्टिक बताने जा रहे हैं। ELF give the direction of electric field at a given point. A tangent drawn gives the direction of field at a given point. That is dash. अगर हमें डायरेक्शन पूछना है, डायरेक्शन देखना है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो Q, और ये नेगेटिव चार्ज है -Q, तो जाहिर सी बात, लाइंस कहां से निकलेंगी? प्लस से निकलेंगी, माइनस में जाएंगी। ठीक। और हमसे कोई कहता है कि पॉइंट ए पे डायरेक्शन बताओ, पॉइंट बी पे डायरेक्शन बताओ, पॉइंट सी पे डायरेक्शन बताओ, पॉइंट डी पे डायरेक्शन बताओ, पॉइंट एफ पे डायरेक्शन बताओ, जी पे बताओ, तो हम क्या करेंगे? जहां पे हमसे डायरेक्शन पूछा जा रहा है वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अलग अलग पॉइंट्स पे जहां भी उसका ओरिएंटेशन डायरेक्शन में दिखाते जाएंगे। तो ये ए बी सी, ये डी एफ जी, इनके इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन है। कोई कहते सर यहाँ पे आपने नहीं बनाया, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि डायरेक्शन थ्रू आउट क्या है? सेम। यहाँ अगर टेंजेंट बनाओगे तो एक ही डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे क्योंकि अलग अलग कर्व लाइन है, तो अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट का ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो डायरेक्शन यहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग दिखाई पड़ेगा। तो क्या बोला गया? टेंजेंट ड्रॉन gives the direction of field at a given point. ठीक बात। ये थी कैटेस्ट नंबर 3। इसको बना लो, लिखो नंबर 4। ये कौन बर्तन हांडा बात करिए अपना, माइक ऑफ रखो, वीडियो ऑफ रखो। बेटा अपना वीडियो ऑफ रखो, तुमको नहीं देखना किसी को।
जिया खान बेटा अपना माइक ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो। जिया खान अपना वीडियो ऑफ करो, माइक ऑफ करो। क्लास की ऐसी तैसी कर रखी है तूने तब से, हंस रही हो। वीडियो ऑफ करो, क्लास खराब हो रहा है। अरे वीडियो ऑफ करो भैया, नहीं तो लॉग आउट कर लो, नहीं कर पा रही हो तो। समझ है नहीं उसमें, पता नहीं क्या छू रही हो उसको, क्या कर रही हो। मूवी देख रही हो क्या है। अच्छा वीडियो चला, उसको देखो, पढ़ना कॉपी लेके बैठो। तो नंबर 3 डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। टेंजेंट बनाते जाइए और आपको हर पॉइंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो नंबर 5 आता है, नंबर 4 आता है कि 2 ELF can never intersect each other। ठीक, कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। इंटरसेक्ट मतलब कट करना। कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज देन, अगर कट करती हैं देन देयर विल बी two directions, two instantaneous directions, two instantaneous directions, which is not possible practically। ठीक, जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन पूछे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है। तो अगर दो इलेक्ट्रिक दूसरे कट करते हैं तो यहाँ पे दो टेंजेंट बन जाएंगे, और दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे, तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या याद कर रहे हैं कि two ELFs can never intersect each other because if they cut there will be two incident directions which is not possible practically। two instantaneous directions at a point, कर लो ज्यादा बेटर होगा। two instantaneous directions at a point which is not possible practically। number 4 characteristic। number 5, ठीक। तो नंबर 4 और नंबर 5 आपस में जुड़ी हुई हैं। नंबर 4 कह रहा है कि
इंस्टेंट डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट बना लो, और नंबर 4 कह रहा है कि नंबर 3 कह रहा है कि डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट बना लो, नंबर 4 कह रहा है कि कभी कट नहीं कर सकती क्योंकि कट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। नंबर 5, ELF are always drawn perpendicular to a metal surface. Always drawn perpendicular to a metal surface. ठीक, इसका रीजन बताएंगे वोल्टेज में। ठीक है, हमेशा मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर बनाया जाता है। इसका रीजन क्यों परपेंडिकुलर बनाया जाता है वो इसका रीजन हम पढ़ेंगे वोल्टेज में, जब वर्क डन पढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी देखो कि अगर ये कोई मेटल का सरफेस है तो लाइन जैसे ये जा रही है तो ये इसके परपेंडिकुलर है। अब ये लाइंस ऐसे इससे नहीं बनाएंगे क्योंकि देखो परपेंडिकुलर नहीं, तो क्या करेंगे, दे आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस। 90 डिग्री, फिर यहां से कन्वर्ट करो 90। ठीक, ऐसे ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ठीक, अब तुम देखो यहाँ अंदर कहीं कोई लाइन नहीं बना रखी, तो याद रखना बच्चों, किसी भी कंडक्टर के अंदर यानी किसी मेटल सरफेस के अंदर, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो, उसके अंदर इंटेंसिटी हमेशा 0 होती है। इसका रीजन पढ़ोगे बच्चों गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर आइदर इट इज सॉलिड और हॉलो, हमेशा चाहे कंडक्टर सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, उसके अंदर इंटेंसिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। ठीक बात। फिर तो जब इनसाइड इंटेंसिटी 0 है तो नंबर 6 कैरेक्टरिस्टिक इसी से बन जाती है कि हम किसी भी कंडक्टर के अंदर वी नेवर ड्रॉ any ELF inside a conductor। किसी भी कंडक्टर के अंदर हम कोई ELF नहीं बनाते because E inside electric field inside is 0। कब? always for a conductor, for a conductor यानी मेटल। ठीक है, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सॉलिड और हॉलो कोई भी हो, चाहे सॉलिड और हॉलो कुछ भी हो, उसके अंदर हमेशा इंटेंसिटी क्या होती है, 0। तो इस डायग्राम में बच्चों दो कैरेक्टरिस्टिक आ गई, नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 5 क्या दिखा रही है कि लाइंस जो हैं, जो ELF हैं, वो हमेशा मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। और नंबर 6 अंदर लाइंस हमने बनाई नहीं, क्यों नहीं बनाई, क्योंकि अंदर इंटेंसिटी 0। तो 6 और 5 दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर शो हो रही हैं। ड्रॉ करो इसको। ठीक, नंबर 7 ELF show the
नेचर ऑफ फील्ड, नेचर ऑफ फील्ड मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, अगर हम ऐसे देखें तो सारी लाइंस इक्विडिस्टेंट हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं ये यूनिफॉर्म। लेकिन अगर कहीं ऐसे बना हो, याद रखो बच्चों, जहां लाइंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता जा रहा है वो पॉइंट स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, और जहां कंसंट्रेशन कम होता रहा वो वीक फील्ड का। यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, देन EB, देन EC। लाइन से कंसंट्रेशन जहां सबसे ज्यादा है वो फील्ड सबसे ज्यादा, जहां पे कंसंट्रेशन, जहां दूरी ज्यादा है, बड़ी दूर दूर है, तो दूर दूर है तो वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बन जाता है। चलो एक दो कैटेगरी और पढ़ा लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर 8, ELF, तो इसमें कंसिडर कर ही लिया वैसे। ELF also determine the strength of, strength यानी कि वीक या स्ट्रॉन्ग। ज्यादा डेंस लाइंस स्ट्रॉन्ग फील्ड, दूर दूर लाइंस स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन, you will have weak field। This is the last characteristic। स्ट्रेंथ भी बताती है, डायरेक्शन, यूनिफॉर्म नेचर सब बताती है, और बाकी लाइंस कंसंट्रेशन के हिसाब से हम यहाँ भी बता सकते थे। यहाँ लाइन ज्यादा करीब में स्ट्रॉन्ग है, दूर होंगे तो वीक है। दिस वाज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, इसको लिख लो। एक और है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन लिख लेते हैं उसको भी, नंबर 9 करके एक और कैरेक्टरिस्टिक 9। तो करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसमें IIT में भी क्वेश्चन पूछे गए इस जरा से थ्योरेटिकल वाले कॉन्सेप्ट से।
आईआईटी तक में क्वेश्चन आए हैं। तो देखो लास्ट इसको कर लेते हैं 9। ELF शो longitudinal elongation and lateral contraction इसका मतलब क्या है? ये बुक्स में हमको लिखा दिखेगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में नहीं मिलता। वो हमको बता देते बहुत आसान सा है। देखो पहले लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन समझो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत करीब करीब रखे थे, तो लाइंस ऐसे बना दी। अब इनको थोड़ा थोड़ा दूर अगर करोगे बच्चों, थोड़ा दूर करोगे तो ये जो मोर कर्व है जस्ट लाइक अ रबर बैंड। अभी एक रबर बैंड अगर हमने ऐसे पकड़ा हुआ है बिना खींचे, उसका लूप ऐसे बना हुआ है, उसको आप खींचेंगे तो वो लूप जो होगा स्ट्रेटन होता जाएगा, यानी कि खिंचाव में सीधा होता जाएगा, ऐसे खींचे तो इसे कहेंगे ये क्या शो कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन। तो अगर इन दोनों चार्जेस को हम दूर कर दें तो ये जो कर्व था ELF का, ये लेस कर्व हो जाएगा, यानी इसे खींचा हुआ सा हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसे। तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्या हो गया? इलोंगेशन। और अगर आप इसको लेते दूर दूर करते इनफाइनाइट कर देंगे तो ये लाइंस एक दूसरे में कन्वर्ज और इन्वर्ज होती नहीं दिखेंगी। लैटरल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको दो सिमिलर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, इससे भी लाइंस ऐसे निकल देंगी। अब इनको आप थोड़ा पास ले आइए, तो तुम्हें मालूम है कि ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये जो लाइन से पास आएंगी तो ये इनवर्ड की साइड, इनसाइड या बेंडिंग की तरफ होगी, ऐसे बेंड अंदर की तरफ की कमर ऐसे झुकने लगेगी, ऐसे बेंडिंग शो करेंगी। तो दिस इज कॉल्ड एज, रेफर्ड एज लैटरल कॉन्ट्रैक्शन। अंदर की तरफ और ज्यादा घूम गई ऐसे। तो ये जो है ये है आपका लैटरल कॉन्ट्रैक्शन। ये दो टर्म्स आपको मिलते हैं किताबों में, एक्सप्लेन नहीं रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलोंगेशन और ये लैटरल कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। और एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे पोटेंशियल पे। अभी हमने सिर्फ इंटेंसिटी को पढ़ा, लिखा और रिप्रेजेंटेशन देखा। अब बात आती है पोटेंशियल या वोल्टेज की। पहले क्वेश्चन को करो। Example. If a point charge Q is placed surrounded by a metal ring, then which of the following is the correct representation of ELF with respect to the ring? ये क्वेश्चन बच्चों आया था आपका IIT। ईयर हमको याद नहीं है सर, लेकिन आया होगा। देखो क्वेश्चन लिखो पहले।
If a point charge is placed surrounded by a metal ring, then which of the following is the correct representation of ELF with respect to the ring? ठीक, पहला दूसरा 4 ऑप्शन दिए गए और यहाँ पे पॉजिटिव हर जगह पॉजिटिव चार्ज लिखा हो, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया 90 डिग्री, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया 90 डिग्री, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया 90 वगैरह कुछ भी, 4 ऑप्शन दिए गए। ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ELF विद रिस्पेक्ट टू द रिंग आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो अब एक एक करके देखें। पहला ऑप्शन में क्या हुआ, ये रिंग है, दिस इज मेटल रिंग। ठीक है, मेटल की रिंग है तो हमें मालूम है कि रिंग इज अ कंडक्टर, मेटल रिंग इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर कभी लाइंस नहीं बनती, लेकिन इसमें पहले ऑप्शन में अंदर लाइंस बनाई हुई है। इसका मतलब ये आंसर सही नहीं हो सकता। ठीक, आंसर डी सही हो सकता है क्या, क्योंकि इसके अंदर तो लाइंस नहीं बन सकती। टिक कर दीजिए। तो ध्यान से देखो बच्चों, आंसर डी हम वो भी सही नहीं मान सकते, क्योंकि हमें ये एंगल नहीं पता कि 90 डिग्री है या नहीं है। देखने में क्या लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, 90 डिग्री स्पेसिफाइड नहीं है। तो ठीक है, ये बात सही है कि अंदर लाइंस नहीं बनी है, लेकिन हमें ये एंगल नहीं मालूम, तो ये ऑप्शन भी हम टिक नहीं करेंगे। सी ऑप्शन में तो सर दिया हुआ 90 डिग्री, तो क्या इसको टिक करते हैं? तो देखो इसमें ये बात सही है कि 90 डिग्री टिक कर दिया, ठीक, 90 दिया हुआ, 90 दिया हुआ और सब सही है, लेकिन ये रिंग्स के अंदर, रिंग के अंदर लाइंस बनी हुई हैं और रिंग के अंदर, मेटल के अंदर लाइंस नहीं बनी हो सकती, तो सी ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन बी, यही सही होगा। क्यों सही, ये भी देख लो कि भाई देखो, सरफेस के साथ इसने हर जगह 90 बनाया, हाँ बनाया, ये बात सही है, क्योंकि मेटल सरफेस के साथ ELF हमेशा एंगल बनाती है 90 डिग्री, ये बात हमें याद है। दूसरी बात, किसी मेटल के अंदर, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो, अंदर ELF नहीं बनता, क्योंकि इनसाइड अ मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर शो हो रही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर लग गया। बाकी क्यों गलत है ये भी हमने डिस्कस कर दिया कि इसके अंदर लाइंस जा रही हैं, इसके अंदर भी लाइंस जा रही है, इसमें लाइंस नहीं जा रही, लेकिन हमें एंगल का पक्का नहीं मालूम है 90 है या नहीं है। और मेटल सरफेस से कोई भी ELF हमेशा परपेंडिकुलर ही शो करी जाती है, हमेशा एंगल 90 डिग्री ही बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। Which of the following is or are, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, वो दोनों ऑप्शन कहीं सही, is oblique are represent given an uniform electric field। ठीक,
एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है एक ही आंसर सही हो सकता है 3 आंसर सही हो। तो ये भी आईटी का ही क्वेश्चन है, उसको देख के बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन से सही है। ए ऑप्शन में सभी के बीच में स्पेसिंग बराबर दी गई है। बी ऑप्शन में कोई बहुत पास है, सी ऑप्शन में इक्वल स्पेसिंग दी गई है। डी ऑप्शन में ये सारे डिस्टेंस बराबर, तो इसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। तो इसमें बच्चों जब हम सोचने पे आते हैं तो हमें ये बात कंफर्म मालूम है कि पहला आंसर तो सही है ही, क्योंकि ये यही तो हमने दिखाया था थोड़ी देर पहले कि ये कौन सी फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ये हमको पता है इसलिए टिक कर दिया। अब इसको देख लेते हैं, तो यहाँ डिस्टेंस कहीं कम है कहीं ज्यादा, तो कहते हैं क्या ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक, और एक बात और याद रखना, प्रैक्टिकली ऐसी फील्ड कभी हो नहीं सकती, इस तरह की फील्ड प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये क्यों ऐसा कह रहे हैं ये हमको गॉस थ्योरम में बताएंगे। This field is practically not possible. This type of non-uniform field is not possible practically. Practically not possible. ऐसी फील्ड का एग्जिस्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को ये डिसओबे कर देगा। ठीक है, इस वजह से अभी आगे और बताएंगे डिटेल में। फिलहाल ये पता है नॉन यूनिफॉर्म। जब इसकी बारी आती है तो इसको हम कहते हैं, दिखाई पड़ता है डिस्टेंस बराबर है, सब सही है, तो इसको क्या करते हैं बच्चे, यूनिफॉर्म टिक कर देते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म क्यों टिक कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर। लेकिन बच्चों याद रहे ये भी नॉन यूनिफॉर्म। तो सर क्यों सर, अरे सर ये तो यूनिफॉर्म लग रही थी। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है कि स्केलर, तो कहोगे सर वेक्टर। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, वैल्यू और डायरेक्शन, सही है ना। तो इस पॉइंट पर अगर आपने देखा तो डायरेक्शन ये बना, इस पॉइंट डायरेक्शन ये बना, इस पॉइंट डायरेक्शन ये बना, इस पॉइंट डायरेक्शन ये बना, तो क्या कहते हो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन सेम है डिफरेंट है, तो डायरेक्शन तो डिफरेंट है। तो डायरेक्शन डिफरेंट है बच्चों, तो क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, तो दिस इज आल्सो अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। और जाहिर सी बात है इस तरह से तो दिख ही रहा है कि ये भी कौन है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पहला, only way to represent a uniform field is the first one। ठीक है, बाकी सारी फील्ड कैसी हैं, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे तुम्हें याद होगा एक सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर सपोज किया जाए स्पीड v है, ये देखो ये देखो, ठीक है, तो क्या कहोगे, इस सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है क्या, कहोगे नहीं सर वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है और हर पॉइंट पे उस वेक्टर का डायरेक्शन क्योंकि बदल रहा है, तो हम कह देंगे दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कहा जाए क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट, कहते हैं यस सर स्पीड इज कांस्टेंट बिकॉज़ स्पीड मींस द मैग्नीट्यूड ओनली, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो व्हाट यू कैन से कि वेलोसिटी कांस्टेंट है कि स्पीड कांस्टेंट, कहते हैं सर यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है, तो कह दोगे सर क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रहा हो, किसी वेक्टर का डायरेक्शन हर पॉइंट पे अगर बदलेगा तो उसको हम यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन ये भी निकला कि यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मेथड नंबर 1। इसके अलावा दुनिया जहां की कोई भी चीज अगर बनी दिखेगी उसको हम क्या बोल देंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। उसमें हमें कोई सेकंड थॉट नहीं देना है कि सर कैसे डिसाइड करेंगे, यार अगर ऐसा नहीं है तो कुछ भी है वो सब कौन है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये टिक कर लेंगे। तो इसमें केवल एक ही आंसर सही था, ए ऑप्शन सही, बस बाकी सारे गलत। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों, पोटेंशियल। तो अभी देखना, बात को समझना कि इंटेंसिटी अभी खत्म नहीं हो गई है। इंटेंसिटी की अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
है ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज से हमने पढ़ा, उस यूनिट को न्यूटन पर कूलम, उसका नेचर देखा वेक्टर, और वेक्टर का डायरेक्शन किधर है तो बोला था जिधर डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स है उधर ही डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड है। अब हम देखने जा रहे हैं कि वोल्टेज क्या होता है, यानी पोटेंशियल क्या होता है, और फिर हम देखेंगे पोटेंशियल से हम एक्सप्लेन करेंगे इंटेंसिटी को अगेन। यानी इंटेंसिटी की एक और डेफिनेशन अभी छुपी हुई है किसके अंदर, पोटेंशियल के अंदर। तो पहला काम तो यह है कि पहले पोटेंशियल को अच्छे से समझें। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, कैपिटल V। नंबर 1 क्या था, नंबर 1 था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। ठीक, तो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। तो देखो बच्चों, इसमें थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली तो है ही, न्यूमेरिकली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, जैसे ये सोर्स चार्ज हमारा कैपिटल, जो कि कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई टेस्ट चार्ज है जो कि हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। अब एक टर्म यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब तो बच्चों आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक, ये इनफाइनाइट यानी आर क्या है यहाँ पे, बहुत बहुत ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और हमने फील्ड को डिस्कस करते समय समझा था, बताया था कि इनफाइनाइट पे आप चले गए हैं तो उसका मतलब फील्ड के बाहर है। फील्ड के बाहर है तो आप कुछ महसूस नहीं करेंगे, ना फोर्स महसूस करेंगे, ना कोई एनर्जी पोजेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली जब उसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, तो वहाँ पे इनफाइनाइट टर्म भी आता है, वर्क का भी कॉन्सेप्ट आता है, कई सारी चीज आती है। तो दिस मेक्स इट बोथ न्यूमेरिकली एंड थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट। तो पहले इसके हम डेफिनेशन को नोट करते हैं, डेफिनेशन क्या है, साथ साथ लिखते चलेंगे कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट is defined as the work done on a unit positive charge in carrying it from infinite to the given point, from infinite to the given point। ठीक, तो अंडरलाइन करने की बात क्या कहते हैं, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज, इन कैरिंग इट फ्रॉम, कहां से ला रहे भैया इसको, इनफाइनाइट, कहां तक, टू द गिवन पॉइंट। ठीक, तो ये पहले डेफिनेशन लिख लो, डायग्राम बना लो। ये लिखें सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, टेस्ट चार्ज कैसा है, ऑलवेज, इतना नोट करो।
माइक ऑफ रखो बच्चों। ठीक, तो देखो वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट। ठीक, तो अब इस डेफिनेशन से जो पोटेंशियल की डेफिनेशन इस पॉइंट पे निकल रही है, ये पॉइंट पी है मान लो, ये पॉइंट ए, यहाँ पे हमें पोटेंशियल बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। इसके लिए इस डेफिनेशन को ध्यान समझें, क्या क्या वर्ड बोलेंगे। वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन से बच्चों जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वाले क्लास में। एक्चुअली टाइम ऐसा हो चुका है कि अभी डिस्कशन में जाएंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और फिर वही है, सम अप करने का प्रेशर हो गया है सर पे कि 8 बजे तक सब बंद होना है। ठीक, हमारे स्टाफ को जाना भी रहता है। तो आज यहीं तक सम अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस मत करना है क्योंकि मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली दोनों ही ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लिख करके आप लॉग आउट कर सकते हैं। बाय बाय। अभी लिखा नहीं का शशांक? लिख लिया तो लिख के लॉग आउट कर लो।